आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एनीकोड पे। इस चैनल पे मैं आपको सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में डिटेल मैनर में और बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट अमित। एनीकोड के फर्स्ट सीरीज पीएचपी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम प्रोग्रामिंग सीखना शुरू करते हैं। आज के लेसन में हम लोग पीएचपी के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। पीएचपी नॉर्मली यूज़ करते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए। आप उसमें वेबसाइट बना सकते हो, वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो। बट पीएचपी को सीखने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। तो पहले हम इन तीनों के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम लोग पीएचपी पे मूव होंगे। सब में पहले डिस्कस करेंगे एचटीएमएल में। एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कोई भी वेब पेज ये कंटेंट से बनता है। तो यहाँ पे मैंने एक हेडर डाल के रखा है जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे मैंने दो लिस्ट आइटम डाल के रखे हैं जिसका नाम है फर्स्ट एंड सेकंड, और यहाँ पे मैंने एक इमेज डाल के रखी है। इन सभी चीज़ों इनको बोलते हैं कंटेंट्स। तो कोई भी अगर वेब पेज आप उठा के देखोगे तो उसमें कंटेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एचटीएमएल का सब में पहला काम ये होता है कि कंटेंट क्रिएट करना। तो ये मैंने कंटेंट यहाँ पे क्रिएट किए हैं। उसके बाद आता है सीएसएस। सीएसएस मतलब आता है कि अगर आपको आपके कंटेंट्स को कुछ स्टाइल देना है तो आपको सीएसएस यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने हेडर को एक बैकग्राउंड कलर को सेट किया है। यहाँ पे मेरे जो लिस्ट एलिमेंट थे उनको मैंने कुछ टेक्स्ट कलर सेट किया है। यहाँ पे एक इमेज है, इसको मैंने शैडो सेट किया है। मोस्ट प्रोबेबली आपको दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे शैडो है। ये जो डेकोरेटिव पार्ट है, ये पार्ट क्रिएट करने का काम कौन करता है? ये काम करता है सीएसएस। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और सीएसएस स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये उनका डिफरेंस है। और जावास्क्रिप्ट, अगर आपको आपके वेब पेज में कुछ डायनामिक इफेक्ट्स प्रोवाइड करने हैं तो आप यूज करते हो जावास्क्रिप्ट। तो अभी मैं यही चीजें आप लोगों को प्रोग्रामिंग के थ्रू बताता हूँ कि एग्जैक्टली तीनों में डिफरेंस क्या है। तो जो आईडीई में यूज करने वाला हूँ वो सबलाइन टेक्स्ट एडिटर यूज करने वाला हूँ। इसके बारे में मैं आगे की वीडियोस में आपको, आगे के सेक्शन में आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली सबलाइन कैसे यूज करना है, उसको डाउनलोड कैसे करना है। तो सब में पहले हम लोग समझ लेंगे कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। आप अगर इस कोड पे देखोगे, मैंने ऑलरेडी ये कोड करके रखा है बिकॉज मेरा टाइम सेव करना था मुझे, इसके लिए। यहाँ पे मैंने क्या करके रखा है, मैंने एक HTML का कोड लिखा है। इस HTML को कोड में मैंने मोस्ट प्रोबेबली यही चीज़ें वहाँ पे कॉपी की है। तो पहले मेरा हेडर है, दिस इज माय हेडर। उसके अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैंने दो एलिमेंट्स डाल के रखे हैं जिनका नाम है फर्स्ट एंड सेकंड। और उसके बाद मैंने एक लेबल लिया है और उस लेबल के आगे मुझे कुछ टाइप करना है। इसके लिए मैंने लिया है एक इनपुट टाइप लिया है टेक्स्ट टाइप का। ठीक है, तो मैं पहले इसको रन करता हूँ और उसका आउटपुट चेक करता हूँ कि कैसे आउटपुट दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाई दे रहा है। सीरीज, ये पूरा कंटेंट्स है, इसको बोलते हैं कंटेंट्स। इसमें कोई इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया कि ये सब कंटेंट्स है, राइट। तो यहाँ पे मैं जब HTML रन करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे सिंपली कंटेंट्स दिखेंगे। और कंटेंट का इंपॉर्टेंस बहुत होता है। कोई भी वेबसाइट आप उठा के देख लो, वहाँ पे आपको कंटेंट्स बहुत सारे दिखेंगे। ये होते हैं कंटेंट्स। अभी मुझे इसको इफेक्ट देना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली एक CSS फाइल बनाऊंगा और उसका लिंक यहाँ पे दे दूंगा। HTML में एक टैग होता है जो हमको मेटा डेटा में डालना पड़ता है। ये हो गया HTML का मेटा डेटा। यहाँ पे मैं एक टैग यूज कर रहा हूँ लिंक, और उस CSS का मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे नाम दे दूंगा। जहाँ पे मुझे क्या करना है, जहाँ पे मुझे क्या करना है, इफेक्ट्स देना है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे माई CSS, लेट्स से माई नाम की एक CSS बनाता हूँ मैं, कंट्रोल N। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेव एज माई डॉट CSS। एक और फाइल क्रिएट करूंगा और उसको नाम दे दूंगा my.css। मेक श्योर कि ये नाम और ये फाइल का नाम मैच होना चाहिए। ठीक है, अभी मुझे करना क्या है, ये हेडर जो दिख रहा है मेरा ब्राउजर पे, ये हेडर, इसको मुझे कुछ बैकग्राउंड कलर सेट करना है। तो मैं CSS में क्या करूंगा, बैकग्राउंड सेट करने के लिए उसका टैग क्या है, H1। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, H1, और यहाँ पे बैकग्राउंड नाम की एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा और उसको कलर सेट कर दूंगा ब्लू, लेट्स से। तो कोड क्या करेगा, अगर ये आपके CSS के साथ लिंक है आपका HTML कोड, तो वो क्या करेगा, जहां पे भी उसको कोड में H1 टैग दिखाई देगा उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर देगा, ब्लू। हम लोग इसको चेक करते हैं। सीरीज हो गया ब्लू। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इनके टेक्स्ट कलर सेट करना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड है, और ये कौन से टैग के अंदर है, ये मेरे li टैग के अंदर है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, li टेक्स्ट कलर, या फिर कलर, let's say orange, this is the color I want to set। मैं इसको सेव करूंगा, सीरीज, यहाँ पे वो कलर चेंज हो गया। तो इस तरीके से जो डेकोरेटिव पार्ट है वो आप लोग CSS में कर रहे हो, और HTML में आप लोग क्रिएट करते हो कंटेंट्स, राइट। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसमें जावास्क्रिप्ट यूज करना है। तो जावास्क्रिप्ट, जैसे मैंने आपको बताया, आपको कुछ फंक्शंस डायनेमिकली, आपको कुछ इफेक्ट देने हैं तो आप लोग जावास्क्रिप्ट यूज करते हो। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक कोड डाल के रखा है जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने एक आउटपुट में एक बटन लिया है। जैसे मैं इसको रन करूंगा, पहले आपको दिखाता हूँ रन करके।
तो यहाँ पे आपको बटन दिख रहा है, जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा मेरा ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे वो चेंज हो जाना चाहिए, ये मेरे को डायनामिक इफेक्ट देना है। तो उसके लिए मुझे एक बटन क्लास यूज करना पड़ेगा जिसमें एक ऑन क्लिक फंक्शन है, और इस ऑन क्लिक फंक्शन के अंदर मैं एक फंक्शन का नाम लिखूंगा। जब भी मैं बटन पे क्लिक करूंगा वो माई फंक्शन का फंक्शन जो भी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी इसका एग्जीक्यूशन करना कैसे है, आपको जहां पे भी कुछ इफेक्ट सेट करना है उस आईडी उस एट्रीब्यूट का एक आईडी प्रॉपर्टी सेट होना चाहिए। जैसे मुझे पैराग्राफ में कुछ चेंज करना है, पैराग्राफ में मेरे को डायनामिक इफेक्ट लाना है, तो मुझे पैराग्राफ टैग में एक आईडी नाम का एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, उसको एक आईडी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे डेमो प्रोवाइड किया है, तो जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा वो माई फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट होगा, और माई फंक्शन के अंदर आने के बाद यहाँ पे वो चेक करेगा कि ये आईडी कौन से एट्रीब्यूट के साथ सेट है। तो यहाँ पे वो पैराग्राफ के साथ सेट है, तो पैराग्राफ के अंदर आपको आउटपुट मिलेगा यू क्लिक द बटन। सो यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन क्या करता है, जो भी इसके अंदर हम लोग फंक्शन का नाम लिखने वाले हैं वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, और ये सब चीजें आएगी स्क्रिप्ट के अंदर, बिकॉज ये जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसको रन करूंगा, क्लिक सीरीज यू क्लिक द बटन। सो इस तरीके से आप लोग डायनेमिक इफेक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट में। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो आगे हम लोग फोकस करेंगे PHP में। सो PHP क्या होता है, PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये स्टैटिक डायनामिक वेबसाइट या फिर वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए यूज होता है। PHP का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, पहले इसको पर्सनल होम पेज भी बोला जाता था। PHP का सब में बड़ा एडवांटेज ये है कि PHP में आप लोग HTML, CSS भी यूज कर सकते हो। सो व्हाई वी आर सिलेक्टिंग द PHP, ये भी एक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के माइंड में होगा कि हम लोगों को PHP ही क्यों यूज करना है। सो उसके कुछ रीजंस है, यहाँ पे मैंने 3-4 रीजन हाईलाइट किए हैं, उसके बारे में बताता हूँ कि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स होने का एडवांटेज ये है कि आप लोग फ्रीली इसको यूज कर सकते हो। ऑल OS कॉम्पेटिबल है, आप मैक, विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे PHP को रन कर सकते हो। PHP एनहांस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आपको पता है कि बहुत बार हैकर क्या करता है, डेटाबेस का एक्सेस लेने का ट्राई करता है कुछ क्वेरी मॉडिफाई करके। तो PHP में आप ऐसे कोड डिजाइन कर सकते हो जिससे हैकर को डायरेक्टली डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं करते आ सकता, वो आपका डेटाबेस सिक्योर कर सकता है। ऑफकोर्स उसके लिए लो कोड करना पड़ेगा हम लोगों को, और PHP फ्लेक्सिबल होता है बहुत। सो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हम लोग PHP को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो PHP क्या क्या कर सकता है, PHP आपके कंटेंट डायनेमिकली जनरेट कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि PHP का कोड ये सर्वर साइड पे रन होता है, तो सर्वर साइड पे आपको कोई फाइल बनाना है, उसको क्रिएट करना है, ओपन करना है, रीड करना है, राइट करना है, आप सभी ऑपरेशन फाइल के सर्वर पे कर सकते हो। उसके बाद आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो PHP के थ्रू, उसमें सभी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। आप कंट्रोल एक्सेस दे सकते हो यूजर को, अनऑथोराइज्ड यूजर को स्टॉप कर सकते हो, इसके लिए भी हमको कोड करना पड़ेगा। और PHP में आप जो भी डेटा डाल रहे हो उसको इनक्रिप्ट भी कर सकते हो। तो ये कुछ PHP के फंडामेंटल्स है जो आप लोग यूज कर सकते हो। अभी PHP को अगर आपको रन करना है तो जो मैं अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ, मैं उसको XAMPP सर्वर में रन करता हूँ। आपको मैंने पहले भी बताया कि PHP ये सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो आपका जो भी प्रोग्राम रन होगा वो सर्वर पे होगा। हम लोग फ्री सर्वर यूज करने वाले हैं जो कि अपाचे सर्वर होने वाला है, जहाँ पे हम लोग हमारे प्रोग्राम्स रन करेंगे। और एडिटर टाइप करने के लिए मैं यूज करूंगा सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, जो कि इंटेलिजेंट IDE है। मैं सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप यही एडिटर को यूज करो, आपको सभी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। आप रिलेवेंट कुछ डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपका टेक्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे बेसिक सिंटैक्स PHP का, और एक सिंपल प्रोग्राम रन करने का ट्राई करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, उसके पहले मैं आपको इसके लिंक दे देता हूँ कि आपको कहाँ से उसको डाउनलोड करना है। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे, ये उसकी साइट है apachefriends.org, यहाँ से आप XAMPP को डाउनलोड कर सकते हो। और आपको सबलाइन टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड करना है, ये लिंक्स है यहाँ पे, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सब लिंक्स दे दूंगा। आपको यहाँ से वो डाउनलोड करना है आपके विंडोज के ऑपरेटिंग के सिस्टम के हिसाब से। एक बार आप उसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लो, उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको आपको बेसिक PHP के सिंटैक्स आपको मैं बताता हूँ। तो बेसिक PHP का सिंटैक्स इस तरीके का होता है। यहाँ पे आपको लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP एंड क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन, ये उसका सिंटैक्स है। इसके अंदर आपको PHP का कोड लिखना है। ये होता है स्टैंडर्ड स्टार्ट और ये होता है स्टैंडर्ड एंड। इसी के अंदर आपको क्या करना है, PHP का पूरा कोड लिखना है। सो यहाँ पे अभी मैं सिंपल एक सिंपल हेलो वर्ल्ड आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा। कोई भी चीज आपको अगर PHP में प्रिंट करना है तो उसके लिए आप यूज करते हो इको फंक्शन। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वेलकम टू PHP या फिर वेलकम टू एनी कोड ऐसा प्रिंट करेंगे PHP के अंदर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो कोड आप लोगों को लगने वाला है वो कोड कौन सा होने वाला है, वो कोड आप रन करोगे सबलाइन एडिटर में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सब में पहले PHP लिखता हूँ।
ये मेरा एडिटर है, उसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ प्रिंट करना है, तो PHP में एक फंक्शन है इको, जिसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे तो वो स्क्रीन पे आपको आउटपुट दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेलकम टू यूनिकोड प्रोग्रामिंग। तो ये मुझे आउटपुट चाहिए, मैं इसको सेव करूँगा। तो ये सेव करने के लिए आपको मैं बताता हूँ कि आप अगर XAMPP इंस्टॉल करते हो तो XAMPP के अंदर आप जब उसको इंस्टॉल कर लेते हो तो सी ड्राइव में एक XAMPP नाम का फोल्डर क्रिएट होता है, इसके अंदर stddocs नाम का फोल्डर होता है, और इस फोल्डर के अंदर आपको आपके सभी प्रोग्राम्स सेव करने हैं। तो मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, उस फोल्डर का नाम दे रहा हूँ माई कोडिंग, और उस माई कोडिंग के अंदर first.php नाम का मैं प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूँ, first.php। ओके, सो ये मेरा बन गया PHP का प्रोग्राम। अभी मैं क्या करूँगा, इस प्रोग्राम को मुझे रन करना है। उसको रन करने के लिए मैं सब में पहले XAMPP को स्टार्ट करूँगा। जैसे मैंने आपको बताया कि XAMPP इंस्टॉल करने के बाद आपको स्टार्टअप मेनू में जाना है और यहाँ पे XAMPP लिखना है। तो XAMPP का कंट्रोल पैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा, सीधे XAMPP कंट्रोल पैनल, इसको आपको ओपन करना है और आपका जो प्रोग्राम आपको रन करना है वो अपाचे सर्वर पे रन करना है। तो मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करूँगा। ओके, मेक श्योर प्रोग्राम रन करने के पहले ये अपाचे पे ग्रीन बैकग्राउंड होना जरूरी है। इसका मतलब है आपका अपाचे सर्वर स्टार्ट हो गया है और वो 80 नंबर के पोर्ट पे रन हो रहा है। तो मैं यहाँ से अभी क्या करूँगा, मैं सब में पहले लोकल होस्ट डालूंगा, जो कि हमारा सर्वर है लोकल होस्ट। इट वर्क्स, ऐसा अगर आपको आउटपुट दिखता है तो इसका मतलब है कि आपका सर्वर प्रॉपरली रन है। अभी मुझे करना क्या है, मुझे मेरे फोल्डर का नाम लिखना है। तो मैंने मेरा फोल्डर का नाम दिया माई कोडिंग, और इसके अंदर first.php जो मेरा प्रोग्राम है मैं उस पर क्लिक करूंगा। तो देखिए आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाई देगा, वेलकम टू एनीकोड प्रोग्रामिंग। सो इस वे से आपको सिंपल वे में प्रोग्राम रन करने हैं। आपको जो भी प्रोग्राम रन करने हैं वो ब्राउजर में रन करने हैं, बट वो एग्जीक्यूट होंगे सर्वर पे। तो इस तरीके से आप कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हो। ये एक सिंपल एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। चलिए आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो आता है वेरिएबल्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी वेरिएबल्स हम लोग PHP में क्रिएट करते हैं उसके कुछ रूल्स है। मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल वेरिएबल क्रिएट करके दिखाता हूँ, $x = 10। तो वेरिएबल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होती है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। वेरिएबल एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने $x = 10 लिखा है, इसमें मैंने कोई एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप नहीं दिया है। मैं 10 को स्टोर कर रहा हूँ $x में। क्लियर, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ $y = 20। तो यहाँ पे मैं 20 वैल्यू डाल रहा हूँ $y में। उसके बाद मैं $z = स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ, वेलकम टू एनीकोड प्रोग्रामिंग। सो PHP यूज करने का एडवांटेज ये है कि आपको एक्सप्लिसिटली लिखना नहीं पड़ता है कि ये $x का डेटा टाइप क्या है। नॉर्मली हम C++, जावा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं, यूज करते हैं, तो उसमें आपको वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ता है। यहाँ पे PHP उसको इंटरनली इंटरप्रेट कर लेता है। जैसे यहाँ पे मैंने इंटीजर वैल्यू डाला है तो $x का जो डेटा टाइप है वो इंटरनली असाइन हो जाएगा इंटीजर। वैसे ही 20.20 अगर मैं $y को कर दूं 20.20, इसका मतलब $y ये वेरिएबल का रिटर्न टाइप है फ्लोट या फिर डबल। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है स्ट्रिंग दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली $z बन जाएगा स्ट्रिंग। सो आपको एक्सप्लिसिटली लिखना नहीं पड़ता है। तो जैसे कि मैं यहाँ तीनों को प्रिंट करके देखूंगा, $x, अगर आपको प्रिंट करना है वैल्यू ऑफ $x, $y और $z, तो आप क्या करोगे, इको $y और इको $z। इस तरीके से मैं तीनों को प्रिंट करवा रहा हूँ। अभी हम लोग आउटपुट देखेंगे। आपको रन करते वक्त मेक श्योर, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपका XAMPP का ये अपाचे सर्वर जो है वो स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद ही आपको यहाँ पे प्रोग्राम रन करना है। सो देखो अभी यहाँ पे मैंने रन किया, तो मैंने डाला था, वैल्यू दिया था, x को वैल्यू दिया था 10, y को वैल्यू दिया था 20.20 और z को वैल्यू दिया था वेलकम टू एनीकोड प्रोग्रामिंग। सो यहाँ पे 10, 20 एंड 20.2 एंड वेलकम टू एनीकोड प्रोग्रामिंग, ये उसने 0 राउंड ऑफ कर लिया। सो वेलकम टू एनीकोड प्रोग्रामिंग। सो इस तरीके से आप लोग वेरिएबल लिख सकते हो, लेकिन वेरिएबल लिखते वक्त आपको कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के रूल होते हैं, तो उतने वेरिएबल्स के रूल आपको फॉलो ही करने हैं। तो वेरिएबल PHP में स्टार्ट होता है $साइन से, और उसके आगे उसका वेरिएबल का नाम आएगा। वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। आपको लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर से ही उसको स्टार्ट करना है। आपको $5 कोई भी नंबर से आप लोग वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है $5x, इट्स नॉट अलाउड। ओके, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर। तो आपको अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर और अंडरस्कोर ही यूज करना है सिंपली। उसके बाद वेरिएबल्स जो होते हैं PHP में वो केस सेंसिटिव होते हैं। दैट मींस $age एंड $age आर टू डिफरेंट वेरिएबल। केस सेंसिटिव होते हैं दोनों,
तो आपको जो भी वेरिएबल का नाम यूज कर रहे हो वो कैपिटल में है, स्मॉल लेटर में है, वो एक बार इंश्योर करके ही आपको आपका प्रोग्राम रन करना है। तो ये वेरिएबल के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन था जो इंपॉर्टेंट था। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अभी मैं आपको एक चीजें बताता हूँ इको के बारे में। तो जैसे यहाँ पे मैंने इको में डबल कोट्स डाला हुआ है, वैसे ही मैं इको में सिंगल कोट में भी आपका डेटा प्रिंट करवा सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इको लिख रहा हूँ, हाय इट्स अमित फ्रॉम एनीकोड प्रोग्रामिंग। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहला इको जो डाला है वो डबल कोट्स में डाला है, और सेकंड इको जो डाला है मैंने वो सिंगल कोट में डाला है। तो यहाँ पे मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, इको, ओके सॉरी, मैंने उसको वेरिएबल में स्टोर नहीं किया है, मैंने डायरेक्टली इको लिखा है। तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, पहले ये लाइन मिलेगा, उसके बाद ये लाइन मिलेगा। मुझे इस प्रोग्राम में ये दिखाना है कि आप इको में डबल कोट्स यूज करो, सिंगल कोट्स यूज करो, दोनों अलाउड है। तो हम इसको रन करके देखेंगे। सी दिस, वेलकम टू एनीकोड प्रोग्रामिंग, हाय इट्स अमित फ्रॉम एनीकोड प्रोग्रामिंग। तो आपको ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। सो पीएचपी में आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी ऐसा प्रोवाइड किया है कि आपको सिंगल कोट में डालो, डबल कोट में डालो, दोनों कंसीडर होगा स्ट्रिंग, ठीक है। वैसे और एक चीज है जो आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप जैसे आप सी प्लस प्लस में प्रिंटफ फंक्शन यूज करते हो, उसके अंदर सी में प्रिंटफ यूज करते हो, सी प्लस प्लस में सी आउट यूज करते हो, तो यहाँ पे इको फंक्शन राउंड ब्रैकेट में भी आप लिखोगे तो भी वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये कुछ नोटेशन है जो आपको पीएचपी प्रोवाइड करता है। शॉर्ट हैंड नोटेशन आपको यूज करना है। ये सभी चीजें जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्मेट में हो, तो आप सिंगल कोट यूज कर सकते हो, डबल कोट यूज कर सकते हो, राउंड द ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो। वैसे ही इको के जैसा एक प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन में भी आप क्या कर सकते हो, आपका डेटा प्रिंट करवा सकते हो। और ये तीनों चीजें जो मैंने आपको बताई, ये तीनों फॉलो होती है प्रिंट को भी, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स थे जो मैंने अभी आपको बताया। अभी हम लोग मूव करेंगे वेरिएबल्स की तरफ। सो वेरिएबल के दो स्कोप होते हैं। एक स्कोप होता है जो होता है लोकल होता है, और दूसरा स्कोप होता है ग्लोबल। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। मैं इन सबको रफ कर देता हूँ। पहले मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता हूँ। $x इक्वल्स टू 5, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ $x, और उसको वैल्यू दे रहा हूँ 5, और मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ माई टेस्ट के अंदर मैं इको लिख रहा हूँ, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाल रहा हूँ, और यहाँ पे उसको प्रिंट करवा रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, और उसके नीचे और एक स्टेटमेंट डाल रहा हूँ, डॉलर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक $x इक्वल्स टू 5 ये वेरिएबल यूज किया है $x, और उसमें वैल्यू दी है 5। और उसके बाद मैंने एक फंक्शन लिखा है, उस फंक्शन का नाम है माई टेस्ट, और उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, $x की वैल्यू में प्रिंट करने का ट्राई कर रहा हूँ, जिसमें मैंने एक स्टेटमेंट दिया है वेरिएबल x इनसाइड फंक्शन, और यहाँ पे उस x की वैल्यू में प्रिंट कर रहा हूँ, और एक उस फंक्शन को मैंने कॉल किया है यहाँ से। और उसके बाद और एक इको स्टेटमेंट डाला है वेरिएबल x आउटसाइड फंक्शन, और वहाँ पे भी मैंने $x की वैल्यू प्रिंट करना ट्राई किया है। मुझे इस एक कोड में दिखाना ये है कि ये $x इक्वल्स टू 5 ये कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, और इसका स्कोप क्या है वो मेरे आपको बताना है, ठीक है। तो मैं पहले इसको रन करूंगा। ओके, लाइन नंबर 7, देयर इज एरर इन लाइन नंबर 7। मैं इसको सेव एज कर लेता हूँ, सिस्टम डॉट जीएसपी के थ्रू। तो मैं अभी इसको रन करूंगा। सिस्टम डॉट लाइन वेरिएबल x इनसाइड फंक्शन, वेरिएबल x आउटसाइड फंक्शन। ओके, लेट मी चेक द एरर। माय टेस्ट वेरिएबल x इनसाइड फंक्शन $x। या क्लोज द फंक्शन वेरिएबल x।
तो ये कुछ नोटिस है, इसको आप इग्नोर भी कर दोगे तो चलेगा। ये कुछ नोटिस दे रहा है, अनेबल अनडिफाइंड वेरिएबल एक्स इन, so this variable is not defined, it is saying this variable is not defined, बट यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा है नीचे वेरिएबल x इनसाइड फंक्शन, उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है, और यहाँ पे वेरिएबल x आउटसाइड फंक्शन, इसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है। मतलब ये 5 एक्सेसिबल है कहाँ पे, आउटसाइड द फंक्शन, बिकॉज इसका स्कोप जो है वो है ग्लोबल स्कोप, इसको बोलते हैं ग्लोबल स्कोप। तो ये जो है ये ग्लोबल स्कोप है, तो जो भी वेरिएबल आप ग्लोबल स्कोप में यूज करोगे या फिर डिफाइन करोगे वो ग्लोबल ही एक्सेसिबल होंगे, वो विद इन द फंक्शन एक्सेसिबल नहीं होंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इस $x=5 को इस फंक्शन के अंदर डाल रहा हूँ, उसका स्कोप क्या कर रहा हूँ मैं, लोकल स्कोप कर रहा हूँ, लोकल स्कोप। अभी ये एक्सेसिबल होगा, वो इसी यही में एक्सेस होगा, इसके बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होगा। हम चेक करते हैं। Now see this, variable x inside function 5 और variable x outside function, the output is getting null. So that means यहाँ पे ये जो फंक्शन है, ये वेरिएबल जो है वो इनसाइड द फंक्शन अवेलेबल है। तो आपको डिपेंडिंग अपॉन आपके एप्लीकेशन, आप कौन सी वेबसाइट बना रहे हो या फिर कौन सा वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, उसमें आपको कैसा रिक्वायरमेंट चाहिए, वहाँ पे आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप सेट करना है। तो ये दो स्कोप होते हैं वेरिएबल्स के। ओके, अभी फोकस करेंगे कांस्टेंट पे। तो कांस्टेंट एग्जैक्टली क्या होता है, कांस्टेंट एक ऐसी चीज होती है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, उसकी वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे कभी चेंज नहीं होती। ओके, तो अभी हम लोग कांस्टेंट पीएचपी में कैसे लिखना है उसके बारे में देखेंगे। तो मैं एक नया फाइल बना रहा हूँ, पीएचपी स्टैंडर्ड स्टार स्टैंडर्ड एंड। आपको पीएचपी में अगर कांस्टेंट यूज करना है तो आपको यूज करना है डिफाइन कीवर्ड, और इसके अंदर आपको यूज करना है, लेट्स से मैं ग्रीटिंग्स दे रहा हूँ, ग्रीटिंग्स ये वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वेलकम टू एनीकोड प्रोग्रामिंग। और जब भी मुझे ये कांस्टेंट को यूज करना है तब मैं क्या करूँगा, इको यूज करूँगा, और वहाँ पे ये जो भी नाम मैंने यूज किया है यहाँ पे वेरिएबल का, तो उसको मैं डाल दूंगा। ये फंक्शन है डिफाइन फंक्शन, उसके अंदर मैं सेट कर रहा हूँ, इसको सेव करके इसको मैं सेव एज, उसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, उसका एक्सटेंशन पीएचपी ही होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ग्रीटिंग्स नाम का एक वेरिएबल लिया है और उसको एक वैल्यूज असाइन कर दी है, वेलकम टू एनीकोड प्रोग्रामिंग। सो जब भी मैं ग्रीटिंग्स को यूज करूंगा ऑटोमेटिकली इतना कोड क्या होगा, करस्पॉन्डिंग कोड उससे रिप्लेस हो जाएगा। तो ये मैंने कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पर। तो लेट्स हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए आप, वेलकम टू एनीकोड प्रोग्रामिंग। तो जब भी आप लोग ग्रीटिंग्स को यूज करोगे ऑटोमेटिकली उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज मैंने यहाँ पे डाल कर रखी है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। तो ये होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट और स्टैटिक में हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होता है, स्टैटिक का भी एक फिक्स वैल्यू होता है। तो मैं आपको ये डिफरेंस के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कांस्टेंट और स्टैटिक का वैल्यू फिक्स नहीं होता। कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है, स्टैटिक का वैल्यू चेंज होता है। तो उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसका डिटेल में आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। तो इको एंड प्रिंट स्टेटमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि इको एंड प्रिंट स्टेटमेंट कैन बी यूज और विदाउट पैरेंथेसिस, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। आप प्रिंट इको दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। किस वजह से यूज करना है, देयर आर 2 वेज यू कैन यूज, डबल कोट्स यूज कर सकते हो, सिंगल कोट्स यूज करते हो, इट इज ऑल वैलिड। ओके, उसके बाद आते हैं डेटा टाइप्स पे। सो पीएचपी में बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, जैसे स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, नल। आपने ऑलरेडी C++ में ये पढ़ा होगा कि कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप मतलब विच डेटा टाइप एक ऐसी चीज होती है कि जो उस टाइप का डेटा होल्ड कर सकती है। जैसे अगर मैं कोई वेरिएबल का डेटा टाइप बना रहा हूँ स्ट्रिंग, तो इट इज अलाउड टू होल्ड द कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। इट इज अलाउड टू होल्ड द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, उसको बोलेंगे स्ट्रिंग। अगर आपको कुछ न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करना है तो उसका डेटा टाइप होगा इंटीजर। अगर आपको कुछ डेसिमल वैल्यू स्टोर करना है तो उसका डेटा टाइप हो जाएगा फ्लोट। अगर आपको ट्रू और फॉल्स स्टोर करना है तो उसका डेटा टाइप हो जाएगा बूलियन। इस वजह से कुछ डेटा टाइप्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम आते हैं। तो अभी हम लोग इन सभी डेटा टाइप्स का यूज प्रोग्रामिंग में कैसे करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो चालू करते हैं। यहाँ पे मैं और एक फाइल बना रहा हूँ। ये सब में पहले हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप देखेंगे। तो सब में पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, वेलकम। और दूसरी एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ वाई, उसमें डाल टू प्रोग्रामिंग। अभी मैं इसको रन करूंगा, इसको प्रिंट करूंगा, सॉरी, $x इको
जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आप HTML के टैग्स को भी PHP में यूज कर सकते हो। तो मैं ये BR टैग यूज कर रहा हूँ जो कि ब्रेक करने के लिए यूज होता है इसको, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा y। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे x और y का डेटा टाइप हो जाएगा स्ट्रिंग, राइट, क्योंकि उसके राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, वेलकम और टू एनीकोड प्रोग्रामिंग, तो ये दोनों स्ट्रिंग है, तो ऑटोमेटिकली x और y का डेटा टाइप बन जाएगा स्ट्रिंग। मैं इसको सेव करता हूँ 4.php, हम इसको रन करेंगे। यहाँ पे मैंने थर्ड को ही रन किया था 4.सीरियस वेलकम टू एनीकोड प्रोग्रामिंग। यहाँ पे मैंने BR ट्रैक इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे, जो ब्रेक करने के लिए यूज होता है। तो ये लाइन यहाँ पे ब्रेक हो गई है, वेलकम के आगे ब्रेक और उसके बाद टू एनीकोड प्रोग्रामिंग। तो ये बहुत सिंपल है स्ट्रिंग को यूज करना, जैसे मैंने आपको बताया। तो नेक्स्ट डेटा टाइप अभी हम लोग देखेंगे, हम क्या करेंगे, डेटा टाइप को स्टोर करेंगे, सॉरी वैल्यू स्टोर करेंगे वेरिएबल में, और उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है ये प्रिंट करने का ट्राई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अभी एक वेरिएबल यूज करूंगा डॉलर, लेट्स से उसकी वैल्यू है x इक्वल टू 3, सॉरी परसेंटेज डॉलर x, या फिर a इज इक्वल टू 5637, ये उसकी वैल्यू है। तो ये कौन से टाइप की वैल्यू है, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है। और हम क्या करेंगे, एक वैरडम नाम का फंक्शन होता है PHP में, जिसके अंदर आप वो वेरिएबल कौन से टाइप का है और उसकी वैल्यू क्या है ये दोनों प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपली एक फंक्शन इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे वैरडम, ये क्या करेगा डॉलर x, यहाँ पे आएगा डॉलर a। हम पहले इसको रन करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या करेगा। सी दिस, यहाँ पे मैं पहले इको BR डाल देता हूँ, जिससे जो भी आउटपुट आएगा न्यू लाइन पे आएगा। यहाँ पे मैं सीरीज वेलकम टू एनीकोड प्रोग्रामिंग, और इसका रिटर्न टाइप क्या था, जो कि डेटा टाइप था इंटीजर। सो ऑटोमेटिकली उसने इंटीजर ले लिया और उसकी वैल्यू जो कि हमने सेट की थी वो यहाँ पे प्रिंट हो गई है। सो वैरडम फंक्शन क्या करता है, जो भी वैल्यू आप स्टोर करते हो उसका डेटा टाइप क्या है वो प्रिंट कराने के लिए यूज होता है। तो देखो आप इंटरनली उसने PHP ने क्या कर लिया, ये जो भी वैल्यू डाली थी उसका डेटा टाइप सेट कर लिया। तो ये हो गया इंटीजर। ऐसे ही हम लोग फ्लोट को भी यूज कर सकते हैं। मैं अभी फ्लोट का एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ। जैसे मैं इसको नाम देता हूँ b, और यहाँ मैं 56.37 ये वैल्यू डाल रहा हूँ। अभी हम चेक करेंगे कि वैलिडेट फंक्शन हमको क्या आउटपुट दे रहा है। सी दिस फ्लोट 56.37, तो ये ऑटोमेटिकली उसने कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे बुलियन वैल्यू, जो कि हमारा थर्ड डेटा टाइप है, डॉलर लेट्स से c इज इक्वल टू ट्रू, डॉलर d इज इक्वल टू फॉल्स। तो ये हम लोग वैल्यूज डाल रहे हैं और हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कराएंगे मैडम, या फिर एक ही वैल्यू को मैं प्रिंट कराऊंगा। ओके, से दिस बुल ट्रू। सो इस तरीके से आप सभी वैल्यूज क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो, सभी डेटा टाइप्स को यूज कर सकते हो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेटा टाइप्स में वो है एरेज। ठीक है, तो अभी हम लोग एरेज को कैसे क्रिएट करना है और उसको एक्सेस कैसे करना है, अब मैं एक्सेस करने का कोड अभी नहीं बताऊंगा, आपको अगले लेक्चर्स में बताऊंगा, लेकिन एरे को डिफाइन कैसे करना है उसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। तो एरे को डिफाइन करने के लिए प्रोसेस सेम होती है। लेट्स से मैं कार्स का एग्जांपल लेता हूँ, तो डॉलर कार्स इज इक्वल टू एरे नाम का एक फंक्शन होता है, उसके अंदर आपको करना क्या है, यहाँ पे एरेज की वैल्यू डालें। अभी ये एग्जांपल जो है ये एसोसिएटिव का है, लेकिन मैं उसको नॉर्मल एरे क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इसको रिमूव करके सिंपली एरे लिखना है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे वैल्यूज डालनी है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे डालता हूँ स्विफ्ट, यहाँ पे डालता हूँ कॉमा करके, लेट्स से I20 एंड I20, so these are the cars। और अभी मुझे क्या करना है, ये चेक करना है कि इसका रिटर्न टाइप क्या है या फिर उसका डेटा टाइप क्या है। तो मैं क्या करूँगा, रैंडम डॉलर कार्स, तो क्या आउटपुट आएगा देखिए, सी दिस बुल एरे। कितने एलिमेंट स्टोर किए थे हमने, 3, तो 3 फर्स्ट लोकेशन पे है स्ट्रिंग, उसका नाम है अमित स्विफ्ट। सेकंड लोकेशन पे है एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0, इसके लिए 0 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे 0 स्ट्रिंग है डेटा टाइप, उसका वैल्यू है स्विफ्ट फर्स्ट है, उसका भी डेटा टाइप है स्ट्रिंग, उसके बाद उसका नाम है I20, और सेकंड लोकेशन पे है स्ट्रिंग और उसका नाम है I10। तो ये वैल्यूज ऑटोमेटिकली उसने स्टोर कर ली है, उसका डेटा टाइप भी ऑटोमेटिकली उसने इंटरप्रेट कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो है ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज है, पहले मैं उसको लिखता हूँ उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको ये इंट्रोडक्शन आता है ऑब्जेक्ट्स का, कि क्लास
को रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट। तो क्लास की अगर कुछ चीज़ें आपको यूज करनी है तो वो आप लोग एक्सेस कर सकते हो ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे मैं क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास कार लेट्स से, उसके अंदर एक फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन का नाम भी दे रहा हूँ मैं, या फिर उसमें एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ। जैसे एक वेरिएबल क्रिएट किया मैंने, मॉडल इक्वल टू, उसका नाम दे दिया ओके। यहाँ पे मैंने वो फंक्शन क्लोज किया। यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, उस ऑब्जेक्ट का नाम दे रहा हूँ लेट्स से ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू इज अ कीवर्ड, और उस क्लास का नाम आपको क्रिएट करना है, डालना है यहाँ पे। तो ये क्या ये क्या क्रिएट होगा यहाँ पे, इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा डॉलर ओबीजे। अभी इस ओबीजे के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इस फंक्शन को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो वो कैसे करना है, आपको इको में आपको प्रिंट करना है, इसके लिए मैं लिखूंगा ये इको, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम दैट इज ओबीजे, और उसको एक्सेस करने के लिए क्या वेरिएबल का नाम है यहाँ पे मॉडल, तो मैं यहाँ पे डालूंगा मॉडल। तो जब भी इस मॉडल को मैं कॉल करूंगा, मतलब ये क्लास के जो डेटा मेंबर्स है वो डेटा मेंबर्स मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डॉलर ओबीजे जो कि मेरा ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू मैं इस मॉडल को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स चेक द आउटपुट स्विफ्ट। तो क्या कर रहा हूँ मैं, इस क्लास के डेटा मेंबर्स को क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहा हूँ। तो ये एक और डेटा टाइप है। तो ये कुछ डेटा टाइप्स हैं जो हमेशा आपको लगने वाले हैं आपके पीएचपी के प्रोग्रामिंग के वक्त। तो आई होप आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। एक नल नाम का एक डेटा टाइप है, अगर आपको कोई वैल्यू नहीं यूज करनी है तो आप डायरेक्टली उसमें नल स्टोर कर सकते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स। आपको वेरिएबल्स पे अगर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, वेदर इट इज अरिथमेटिक ऑपरेशन, असाइनमेंट ऑपरेशन, बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हो, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स होते हैं। तो अगर आपको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है आपके वेरिएबल्स में तो आपको ऑपरेटर्स यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे PHP के कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो PHP अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड विद न्यूमेरिक वैल्यूज टू परफॉर्म कॉमन अरिथमेटिकल ऑपरेशन। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ मॉड्यूलस, ऐसे कुछ ऑपरेटर्स है जो PHP में आप लोग यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने उसका डिटेल आपको बताया है कि अगर आप प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करते हो तो उसका मीनिंग होता है एडिशन, और आप दो वेरिएबल के अंदर क्या कर सकते हो, एडिशन परफॉर्म कर सकते हो। जब भी आप $x प्लस $y करोगे तो आपका क्या होने वाला है, $x और $y का समेशन होने वाला है, ओके। वैसे ही सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस आप लोग यूज कर सकते हो। ये कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। उसके बाद आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स वैल्यूज असाइन करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। नॉर्मली आप लोग इक्वल्स टू यूज कर सकते हो वैल्यूज असाइन करने के लिए। तो उसके कुछ अलग वेरिएंट्स भी है, जैसे x इक्वल्स टू वाई आप जब करते हो तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में आप जो राइट हैंड साइड में जो लिख रहे हो उसका वैल्यू स्टोर हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड में, ओके। उसके बाद x प्लस इक्वल्स टू वाई, ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है, इसका ही मतलब होता है x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। इसका मतलब $x और $y के एडिशन हो जाएगा और वो स्टोर हो जाएगा x में। उसके बाद x माइनस वाई, अगेन ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है, तो इसका मतलब है x इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। x मल्टीप्लाई इक्वल्स टू वाई, इसका मतलब होता है x इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। उसके बाद कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। कंपैरिजन हम नॉर्मली वेरिएबल्स पे भी करते हैं, स्ट्रिंग में भी करते हैं। तो कुछ ऑपरेटर्स है उसके, जैसे इक्वल्स, ये जो है ये ऑपरेटर है इक्वल। तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, ये ऑपरेटर आपको आइदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। तो अगर $x और $y की वैल्यू इक्वल है, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 तो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज ये आपको रिटर्न करेगा फॉल्स। नेक्स्ट ऑपरेटर है जो ट्रिपल इक्वल्स टू का, उसको बोलते हैं आइडेंटिकल। $x इज इक्वल्स टू $y, इसका मतलब अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा इफ x इज इक्वल्स टू y, मतलब उसका वैल्यू भी इक्वल है और उनके डेटा टाइप भी सेम है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। वैसे ही नॉट इक्वल्स दो तरीके से आप लिख सकते हो, रिटर्न्स ट्रू इफ x इज नॉट इक्वल टू $y, एंड अगेन दिस इज ऑल्सो वन वे टू रिप्रेजेंट नॉट इक्वल, ओके। उसके बाद नॉट आइडेंटिकल, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, आपको इन चीज़ों के बारे में मैं प्रैक्टिकल में बताऊंगा और ऑलरेडी आपको पता भी होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर में आप लोग क्या करते हो कि वेरिएबल के वैल्यू इंक्रीमेंट करते हो एक से, या फिर डिक्रीमेंट करते हो। तो यहाँ पे कुछ प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं और कुछ पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। तो अगर आप प्लस प्लस सिंबल $x के पहले लगाओगे तो इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। इसका मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा एंड देन रिटर्न होगा। वैसे ही $x प्लस प्लस लगाओगे तो पहले x का वैल्यू रिटर्न होगा और उसके बाद वो इंक्रीमेंट होगा।
उसके बाद सेम फॉर माइनस माइनस एंड डॉलर एक्स माइनस माइनस, तो इसको बोलते हैं पोस्ट प्री डिक्रीमेंट और इसको बोलते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट। ओके, उसके बाद आते हैं कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं एंड और एक्सॉर एंड। तो एंड ऑपरेटर के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये अगर दोनों वैल्यूज x और y की वैल्यू ट्रू है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। वैसे ही और, तो और में क्या होता है, आइदर डॉलर एक्स और डॉलर वाई की से एक की भी वैल्यू ट्रू है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। वैसे ही एक्सॉर गेट है, तो एक्सॉर ऑपरेटर जो है डॉलर एक्स एक्सॉर डॉलर वाई, इट रिटर्न्स ट्रू इफ आइदर एक्स और वाई इज ट्रू बट नॉट बोथ, दोनों ट्रू नहीं होने चाहिए, दोनों में से कोई भी एक रहा तो भी चलेगा। एंड डॉलर एंड सो इसका नाम है एंड डॉलर एक्स एंड डॉलर वाई, ट्रू इफ बोथ एक्स एंड वाई आर ट्रू, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू जब दोनों वैल्यू एक्स की वैल्यू डॉलर एक्स की वैल्यू और डॉलर वाई की दोनों की वैल्यू अगर ट्रू है तो ही ये रिटर्न करेगा ट्रू। ओके, उसके बाद आता है और, उसके बाद आता है नॉट। तो जो मैंने यहाँ पे आपको बताया वही ऑपरेटर के फॉर्म में यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, उसके बाद आते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर आते हैं कॉन्केटिनेशन, तो आप डॉट करके दो स्ट्रिंग को कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे दिखाया है डॉलर टेक एक्स टी वन, ये एक वेरिएबल है, डॉलर टी एक्स टी टू ये एक अनदर वेरिएबल है। अगर आप डॉट बीच में डालोगे तो ये कॉन्केटिनेट हो जाएगा, दोनों स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, कॉन्केटिनेट। एंड सेकंड एक ऑपरेटर है डॉलर इक्वल्स टू, जो कि कॉन्केटिनेशन असाइनमेंट ऑपरेटर है, डॉलर टी एक्स टी वन डॉट इक्वल्स टू डॉलर टी एक्स टी टू। इसका मतलब उनका कॉन्केटिनेशन भी होगा और होल स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी डॉलर टी एक्स टी वन में। ओके, तो अभी मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इस फाइल को नाम दूंगा fifth.php। अभी हम लोग यहाँ पे PHP को स्टार्ट करेंगे। तो सब में पहले हम लोग डॉलर एक्स इज इक्वल टू 10, डॉलर वाई इज इक्वल टू 20, और हम लोग इसमें ई को डॉलर एक्स प्लस डॉलर वाई। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज किया है। अभी हम इसका आउटपुट देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या आ रहा है। सीरीज 30, बिकॉज 10 और 20 का एडिशन का आ गया 30। वैसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने आपको स्ट्रिंग ऑपरेटर्स बताए कुछ जो कॉन्केटिनेशन के लिए यूज होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉलर लेट्स से टी एक्स टी वन इज इक्वल टू हेलो, डॉलर टी एक्स टी टू इज इक्वल टू वेलकम। उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा ई को डॉलर टी एक्स टी वन डॉट डॉलर टी एक्स टी टू। तो डॉट ऑपरेटर क्या करेगा, उन दोनों को कॉन्केटिनेट करने का काम करेगा, सीरीज हेलो वेलकम। तो इस तरीके से आप सभी ऑपरेटर जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं वो सभी ऑपरेटर्स आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं और एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, डॉलर इसको इंक्रीमेंट करके दिखाता हूँ। तो डॉलर एक्स प्लस प्लस, और मैं इसको क्या करूँगा यहाँ पे उसका लोकेशन में चेंज करता हूँ, इसको नीचे ऐड करता हूँ, इको डॉलर एक्स, मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ। ओके, यहाँ पे अगर आप आउटपुट देखोगे तो 11, इसका वैल्यू क्या था पहले 10, वो हो गया 11। तो इस तरीके से आप सभी ऑपरेटर्स का यूज करके देख सकते हो। अगले लेसन में हम लोग देखेंगे फॉर्म हैंडलिंग कैसे करना है, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, HTML का इंट्रोड्यूस करेंगे, HTML का पूरा फॉर्म बनाएंगे और वहाँ पे कुछ डेटा सबमिट करेंगे और वो स्टोर कराएंगे हम लोग डेटाबेस में। इस तरीके के हम लोग असाइनमेंट देखेंगे। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, नोटिफिकेशन पे क्लिक करो, सो दैट मैं अगले जो भी वीडियोस डालूंगा वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।